डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 का मॉडल पेपर अंग्रेजी सब्जेक्ट का। और इस पेपर को मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। ये एक मॉडल पेपर है जो राजस्थान सरकार ने अपनी साइट पर डाला है बच्चों के लिए, और इसलिए डाला गया है कि जिससे बच्चे आगामी परीक्षा में किस तरह का पेपर अंग्रेजी का उनका आने वाला है वो समझ लें इस बात को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा और इस पेपर को हम हल करेंगे और देखेंगे कि लास्ट ईयर वाले जो पेपर थे और ये जो मॉडल पेपर डाला गया है दोनों में क्या अंतर है, यानी किस तरह की बातें यहाँ पर बदली गई है। ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि आप इस पेपर को हल करने के बाद आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप आगामी परीक्षा में 90% प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ को हम समझेंगे कि क्या जो है पिछले पेपर में और इस पेपर में क्या डिफरेंस है और हाउ कैन वी गेट मोर मार्क्स, हम सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये जो पेपर है ये भी 80 नंबर का ही होगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 का है और लास्ट ईयर जो पेपर आया था वो भी 80 नंबर का ही था। लेकिन इंस्ट्रक्शन में देखते हैं हम, तो जैसे इंस्ट्रक्शन में नंबर 1, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप सबसे पहले जब परीक्षा देने जाते हैं तो आपकी जो कॉपी मिलती है, जो आंसर बुक मिलती है, उसके अंदर आप अपना रोल नंबर लिखें। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सारे ही प्रश्न जो इसमें आने वाले हैं वो कंपलसरी है, अनिवार्य हैं सभी प्रश्न करना। थर्ड, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। इसके अलावा सारे ही प्रश्नों के जो आंसर हैं आप पेपर में लिख के नहीं छोड़ें, बल्कि सारे जो आंसर्स हैं वो आपकी आंसर बुक में यानी कॉपी के अंदर आपको लिखने हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, For questions having more than one part, the answers to those parts are to be written together in continuity। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप नोट कर लें। इसमें आप कहीं भी गलती नहीं करें। जैसा कि इस 4th वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो हमको ये बताता है कि हो सकता है कि किसी एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं और उन पार्टों के आप आंसर जो है अपनी आंसर शीट में एक प्रश्न यहाँ लिख दिया और एक प्रश्न का जवाब आपने बाद में जा कर के दिया। इस तरह आप करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि उनको जांचा नहीं जाए। स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि सारे के सारे प्रश्न, यदि किसी प्रश्न के किसी क्वेश्चन के पार्ट्स हैं तो उन सब पार्ट्स को एक साथ ही कंटिन्यूटी में लिखा जाए। पार्ट्स आर टू बी रिटर्न टुगेदर इन कंटिन्यूटी, यानी सारे ही जो प्रश्न आएंगे किसी भी एक प्रश्न के जो पार्ट के रूप में आते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ये समझें कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि हम आगे देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, तो उन 10 क्वेश्चनों को आपको सीरीज़ में एक साथ ही उनका जवाब देना है। ये नहीं कि उनमें से एक प्रश्न का जवाब यहाँ दे दिया और दूसरे प्रश्न का आप जवाब बाद में दे रहे हो। यदि आप ऐसा करते हो तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि सारे ही जो पार्ट होते हैं किसी प्रश्न के लिए, तो उन पार्टों को हमको एक साथ ही कंटिन्यूटी में उनका आंसर देना है। इसके अलावा 4th पॉइंट देखिए आप, राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न का जो सीरियल नंबर है वो आपको साफ साफ लिखना है, एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर, जैसा कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको दिखाया गया है। अब देखिए कि किस तरीके से उन्होंने विभाजित किया है प्रश्नों को। तो क्वेश्चनों का हम विभाजन भी देखेंगे। प्रश्नों का अंकभार निम्नानुसार है, यानी अंकभार हम देखेंगे प्रश्नों का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से अंकभार यहाँ पर बदल दिए गए हैं। जैसे आप देखिए, ये आपका छठा पॉइंट, वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर द क्वेश्चंस इज एज फॉलोज, यानी जो वेटेज है प्रश्नों के क्वेश्चंस के वो इस तरह के रहेंगे आपके। जैसे आपके लास्ट ईयर में जो पेपर के सेक्शन होते थे वो 4 आते थे, A B C D, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 सेक्शन में पेपर को बांटा गया है। द पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E। तो आप देख रहे हैं कि सेक्शन A के अंदर पहला क्वेश्चन है और उसके 10 पार्ट हैं, यानी उस पहले क्वेश्चन के अंदर ही
1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये जो 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन है, इनको आपको एक ही सीरीज़ में कंटिन्यूटी के साथ एक ही साथ इनको करना है, अलग अलग नहीं लिखना है। इसके बाद में 2 से लेकर के 11 तक, यानी 2 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन और है। तो इस तरह टोटल सेक्शन ए के अंदर ये हो गए आपके 20 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा। और इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 1 से और 20 तक 20 मार्क्स आपके इस तरह आपके हो गए, यानी 20 मार्क्स के सेक्शन ए के अंदर आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी के अंदर आपके 12 से लेके 19 तक, यानी 12 to 19 8 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। और इस तरह ये 16 नंबर टोटल सेक्शन बी के अंदर होंगे। इसी तरह देखिए आप सेक्शन सी के अंदर 20 से लेके 23 यानी 4 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 जो है मार्क्स का है। और इस तरह ये टोटल आपके 16 मार्क्स का यहाँ पर अंकवार होता है, वेटेज होता है, इसको नोट कर लें आप। और आप देखिए सेक्शन डी के अंदर 24 to 25 यानी सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके लिए अलॉट हुए हैं। और इन 2 क्वेश्चनों में प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 नंबर का है। और इस तरह ये 10 नंबर का आपका सेक्शन है डी। और आगे देखिए सेक्शन ई जो 26 से 28 तक जाएगा और इसमें 3 यानी देयर आर 3 क्वेश्चंस इन सेक्शन ई और ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 6 नंबर हैं। और इस तरह ये आपके टोटल जो 3 नंबर है 18 मार्क्स के होंगे। अब हम पेपर को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये जो पेपर हम हल कर रहे हैं ये एक साथ ही काफ़ी बड़ा लेंदी पेपर है और कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो इसमें बनने वाला है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं इसको टुकड़ों में, पार्ट्स में आपके सामने पेश करूंगा। तो आज हम लेकर के आए हैं इसका प्रथम पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट। तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर आप जो है हम हल करेंगे इस पेपर को। और ये मेरे वीडियो का इस पेपर का ये पहला पार्ट है और अगले पार्ट भी इसके आएंगे। और यदि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है अब तक तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे पेपर आप ये जो पेपर है इसका पूरा वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इसकी अपडेट्स प्राप्त होती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हल करेंगे सेक्शन ए। तो आप ध्यान से समझिए, ये सेक्शन ए है और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर ए, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन देखिए आप, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। यानी आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा पेपर हम पिछली सालों में नहीं देख रहे थे। ये आपके बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे। क्वेश्चन एक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं। तो पहला नंबर देखिए आप, पहला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको खाली स्थान ये जो फिल इन द ब्लैंक से ही भरना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है। और आपके यहाँ पर 4 आपको सजेशंस दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए आप पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4 और इन 4 ऑप्शन में से ही छांट करके आपको कोई जो करेक्ट आपको लगता है वो आपको खाली स्थान में भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्रिया का सही फॉर्म भराई गई है। प्यारे बच्चों आप समझ लें इसको, यानी यहाँ पर जो है खाली स्थान में आपको जो बॉयल क्रिया दे रखी है कोष्टक के अंदर, इसकी सही यानी करेक्ट फॉर्म यहाँ पर आपको भरनी है। नीचे आपके 4 करेक्ट फॉर्म के ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बॉइल्ड, सेकंड बी में बॉयल और थर्ड में बॉइल्स और जो है डी के अंदर बॉइलिंग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि इस क्वेश्चन से हम देख रहे हैं कि भाई पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, तो ये एक अपने आप में क्या हुई, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमको क्रिया की सही फॉर्म भरनी है तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन हमको किस चीज़ की को जो है दिखा रहा है, किस चीज़ की को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो हमेशा हम क्रिया की पहली फॉर्म भरते हैं। लेकिन शर्त ये है
कि क्रिया की पहली फॉर्म के अंदर सब्जेक्ट के अनुसार एस ई एस भी हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन है, वाटर। तो वाटर क्या है, एक वचन नाउन के रूप में हम इसको जानेंगे। तो जब भी कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया के अंदर एस या एस लग जाएगा, तो हम बॉयल के अंदर एस लगा करके इसको लिखेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो यहाँ पर सी आपका ऑप्शन सही है, बॉयल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका आंसर, यानी आपको इसमें बॉयल यहाँ पर भरना था, तो आप बॉयल इसमें भर सकते हो, और बॉयल की जगह हमने एस इसमें लगा दिया, यानी बॉयल्स। तो प्यारे बच्चों, ये सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। और आपको क्रिया की सही फॉर्म भरने के लिए यदि आप इनके पूरी तरीके से आपको रूल्स याद नहीं है तो भी आप चिंता नहीं करें, आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर आएँ, स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा, और वहाँ पर आप जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के जो वीडियो हैं उनको देखें, तो निश्चित रूप से आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल सही क्रिया की फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, द थीफ एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर भी क्रिया की सही फॉर्म भरवाई जा रही है, और हमको जो वर्ब दे रखी है वो कोष्टक में लिखी हुई है एस्केप, यानी थीफ एस्केप हो गया, यानी थीफ जो है एस्केप हुआ बिफोर द पुलिस अराइव्ड, यानी पुलिस के आने से पहले। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि दो क्लॉज है और बिफोर से जुड़े हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ हो तो उसके अंदर एक क्लॉज के अंदर जो है हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिफोर से जो दूसरा क्लॉज जुड़ा हुआ आता है तो दूसरी तरफ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ध्यान रखें इस बात का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिफोर के बाद में द पुलिस अराइव्ड, तो यहाँ पर जो अराइव्ड क्रिया दे रखी है ये सेकंड फॉर्म में है। इसका मतलब हमको ये जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है जिसमें हमको एस्केप क्रिया भरनी है, इसमें हम हेड लगा करके क्रिया की थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो हम लिख देंगे इसमें हेड एस्केप्ड। तो देखिए आप, ये जो ऑप्शन है ए बी, ए ऑप्शन में एस्केप्स आ रहा है जो गलत है, एस्केप्ड आ रहा है ये भी गलत है, एस्केप ये भी गलत है, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही है। तो हम डी वाला इसको भर देंगे नियम के अनुसार। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, तरुण स्टडी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे, यानी तरुण स्टडी और व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे, जब मैं उससे कल मिला। तो जैसा कि यस्टरडे जिस सेंटेंस में आ रहा है तो आप समझोगे ये पास्ट टेंस का है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में दो क्लॉज आपस में व्हेन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में इधर हम जब देख रहे हैं कि व्हेन के बाद में मेट जो क्रिया आई है वो मीट की सेकंड फॉर्म है, तो जब एक तरफ व्हेन के बाद में सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ हम इसमें आईएनजी वाली फॉर्म भर देंगे वाज वर्ड लगा करके। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही है, वाज स्टडिंग। तो ए वाला आपका सही है, क्योंकि तरुण सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के लिए पास्ट टेंस में हम वाज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और ये जो स्टडी क्रिया आई है इसमें आईएनजी और लगा देंगे, यानी तरुण वाज स्टडिंग व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे, यानी जब मैं उससे मिला तो तरुण जो है स्टडी कर रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्रिया की सही फॉर्म भरने वाला क्वेश्चन है, और ये भी आपके जो है मल्टीपल चॉइस के अंतर्गत आया है। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, हिज सन गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपके इंडिकेटर डेली शब्द आ रहा है, और डेली जब भी आए तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हमको क्रिया की सही फॉर्म भरनी है और उसमें डेली आ रहा है, ऑलवेज आ रहा है, एवरीडे आ रहा है, सेल्डम आ रहा है, ऑफन आ रहा है, जनरली आ रहा है, तो ये सब, और इसके अलावा जो है एवरीडे वर्क को करने वाले या शोइंग हैबिट और एवरीडे वर्क को जो शो करने वाले इंडिकेटर्स हैं, जब भी ये आएंगे तो हम हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म लगाएंगे। तो हम इसमें क्रिया की यानी वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगे गो, यानी कोष्टक में हमेशा, ये भी ध्यान रखें, कोष्टक में हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म ही दी हुई होती है। तो यहाँ पर जो गो आया है इसमें हम अब ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, हिज सन। अब हिज सन कौन है, यानी उसका बेटा, यानी कोई एक ही बेटे की बात हो रही है। तो इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर वो जो है सिंगुलर नंबर के अंदर आया है, यानी एक वचन है। तो एक वचन के साथ जब भी हम क्रिया लाएंगे तो वो उसके अंदर हम ऐसे ये और लगा देंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपका
गोइंग तो गलत है, आईएनजी लग रहा है इसमें, इसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड गोज, ये बिल्कुल सही है, गो में ईएस लग गया है, तो हम सेकंड वाले यानी जो बी आपका ऑप्शन है वही आपका सही है, इसी को हम इसमें लिखेंगे। हैड गॉन और गो ये दोनों ही गलत है। तो आप देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इसका। ट्राई हार्ड एंड वन डे यू गेट सक्सेस, यानी कोशिश करो और एक दिन तुम सक्सेस गेट। अब इतना हम यहाँ पर समझ रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर भी एक तरीके से कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि ट्राई हार्ड एंड वन डे यू गेट सक्सेस, यानी ट्राई हार्ड करो और एक दिन तुमको सफलता मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इस सेंटेंस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक जो है कंडीशन अप्लाई हो रही है, और ये एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि आप ट्राई हार्ड करते हो तो एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे सेंटेंसों में ओपन कंडीशन का रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। तो ओपन कंडीशन में क्या होता है कि एक तरफ तो जो है आपके क्रिया की पहली फॉर्म आती है, और दूसरी साइड में यानी दूसरी साइड जो होती है, कहने का मतलब किसी भी कोई भी जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें एक कंडीशनल क्लॉज होता है और एक होता है उसका रिजल्ट क्लॉज। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कंडीशनल क्लॉज के अंदर यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसके रिजल्ट क्लॉज के अंदर हम जो है सेल या विल यानी मॉडल्स का यूज़ हम कर सकते हैं। सेल, विल, मे, माइट, मे, गेट वगैरह का, यानी हम उसमें मॉडल्स लगा सकते हैं। जैसे सेल है, विल है, मे है, कैन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या चीज़ है ऐसी ऑप्शन में जो मिलती जुलती है। तो ट्राई हार्ड एंड वन डे यू गेट सक्सेस, तो गॉट ये बिल्कुल गलत है, ये सेकंड फॉर्म में जो इसमें आएगी नहीं। हैव गॉट ये बिल्कुल गलत है, और गेट्स ये भी इसमें नहीं आ रही। विल गेट यानी यहाँ पर सेल विल का यूज़ हो रहा है, तो जब भी सेल विल या मे और कैन का यूज़ इसमें होगा तो हम इसमें विल गेट भर देंगे। तो इस तरह बच्चों ये आपका सही हो गया सेंटेंस। ट्राई हार्ड एंड वन डे यू विल गेट सक्सेस, यानी बच्चों इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कठोर परिश्रम करो और एक दिन तुमको सफलता मिलेगी। तो अब हम देखेंगे इसका बी सेक्शन, यानी प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है उसका ए सेक्शन में हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखे। अब बी सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। तो देखिए आप इंस्ट्रक्शन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक, यानी आपको सेंटेंस जो दे रखे हैं उनको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है और उनके आंसर आपको अपनी आंसर बुक में लिखने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बी का अगला जो टुकड़ा है 6 वाला, हरी हैज़ रिटन ए पोएम, इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आगे और पीछे जो भी वर्ड्स आने वाले हैं वो आपको पहले से ही दे रखे हैं। तो जैसे जब भी हम एक्टिव से पैसिव में लाते हैं डियर स्टूडेंट्स किसी सेंटेंस को, तो मूल रूप से कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। यानी हम क्या चेंज करते हैं ये देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर आएँ और वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को, सारे जो नियम हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, वहाँ आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ भी हम ये देखेंगे कि वास्तव में किस तरह हम एक्टिव से पैसिव में जो है चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को। तो डियर स्टूडेंट्स जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस को लाते हैं तो कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे क्या चेंज करते हैं कि अधिकतर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी अधिकतर जो एक्टिव के सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है और बीच में वर्ब आती है। इतना आप समझें, यानी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही वो पैसिव में आएगा तो ऑब्जेक्ट को हम आगे आगे लाते हैं और सब्जेक्ट को पीछे ही पीछे ले जाते हैं बाई लगा करके, और बीच में जो आपकी वर्ब है उसमें थोड़ी सी कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है, यानी जिस टेंस का आपका सेंटेंस है उस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और जो भी मेन वर्ब आई है सेंटेंस के अंदर उसकी हमेशा 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 थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव वॉइस में।
यानी हम बिल्कुल आप दिमाग में इस बात को छाप लें कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे आपकी एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, लेकिन जब भी हम उसको पैसिव में लाएंगे तो वो हमेशा ही थर्ड आएगी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हरी हैज़ रिटन ए पोएम, यानी हरी हैज़ रिटन ए पोएम, यानी हरी एक पोएम लिख चुका है या हरी ने एक पोएम लिख ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरी यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये पोएम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। हरी सब्जेक्ट है और पोएम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है पोएम, इसको हम पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे जो पहले से ही यहाँ पर आ गया है ए पोएम, और बाई लग के ये जो हरी है वो सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया गया है जो इसमें लिखा हुआ है पहले से ही। यानी आपको तो सिर्फ क्रियाओं की स्थिति यहाँ पर बतानी है, यानी जो वर्ब है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा भी सेंटेंस आपके सामने है उसका टेंस आपको पहचानना है कि वो कौन से टेंस का है, और उसी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो भी सेंटेंस होता है, थोड़ी सी चीज़ आप ये ध्यान रख लें कि सेंटेंस के अंदर यदि क्रिया की पहली फॉर्म आ रही है तो आप समझें कि वो प्रेजेंट टेंस का है। क्रिया में यदि क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है तो आप समझें कि पास्ट टेंस का है। क्रिया के अंदर हैज़ या हैव या हैड लग के आ रहे हैं तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म उनके साथ लगी हुई होगी। इसके अलावा तो क्रिया की यदि पहली फॉर्म आती है तो आप समझें प्रेजेंट टेंस का है, तो उस कंडीशन में हमको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यदि सेंटेंस के अंदर क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है और जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो आपको बाज वर यानी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसके अलावा यदि सेंटेंस के अंदर हैज़ हैव या हैड आ रहे हैं तो हैज़ हैव हैड को ही हम लिख देंगे, लेकिन साथ में उनके बीन और लगा देंगे। यदि सेंटेंस के अंदर कोई मॉडल आ रहा है तो हम उस मॉडल को ही लिख देंगे, चाहे वो शैल है, चाहे विल है, या शुड है या वुड है, यानी जो 13 मॉडल है उनमें से कोई सा भी मॉडल है उसी मॉडल को हम लिख देंगे और उसके साथ में बी और जोड़ देंगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए आप, ए पोएम के बाद में जो हैज़ है, हैज़ को लिख दिया गया है और उसके बाद में हमने बीन लगा दिया, और बीन लगा के ये जो रिटर्न है क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से ही है जो उसी को हमने लिख दिया। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। तो ये पहला इज़ रिटर्न गलत है, वाज रिटर्न ये भी गलत है, तो हैज़ बीन रिटर्न लिखा हुआ है इसमें, तो यही आपका सही है, और ये हैड बीन राइटिंग भी आपका गलत है। तो इसी तरीके से ये सेकंड वाला आगे देखिए आप, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका भी आपको पैसिव बनाना है, इसके भी आपके यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी और डी। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, और यहाँ पर आपको जो नियम है उसके अनुसार उन्होंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कर्ता के स्थान पर रख रखा है फुटबॉल, और बाई लगा करके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ये पीछे ले गए बाई द स्टूडेंट्स। अब बीच में आपके साथ, अब देखिए इसमें क्रिया क्या है, आर प्लेइंग। अब आर प्लेइंग से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इज एम आर का पहले ही यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हम इज एम आर ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो इसमें आई है उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन अब हमारे सामने थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर बदली हुई नज़र आ रही है, इसमें लिखा हुआ है प्लेइंग और प्ले में आईएनजी और जुड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब क्रिया के अंदर आईएनजी जुड़ रहा हो तो क्रिया की तो थर्ड फॉर्म हमको लिखनी ही है। अब उस आईएनजी का क्या करें, क्या निकाल के फेंक दें उसको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो आप बताओ क्या करेंगे? हम वही करेंगे भाई, उस आईएनजी का भी कहीं न कहीं इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, उस आईएनजी को हम बीइंग के रूप में लिखेंगे, यानी आईएनजी के सामने बी और लिख देंगे, यानी बीइंग यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो आप देखो फुटबॉल के बाद में आपको क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेम आर क्रिया हमको भरनी है, तो फुटबॉल के साथ हम आर तो भर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो आर आई है वो तो स्टूडेंट्स के लिए आई है, यानी स्टूडेंट्स बहुवचन है, लेकिन अब फुटबॉल एक वचन है, तो एक वचन होने के कारण हम इज लिखेंगे, तो फुटबॉल इज। अब ये प्लेइंग के अंदर जो आईएनजी लगा हुआ है उसमें से आईएनजी को हटाएंगे, बीइंग लिख देंगे और थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्ले की, प्लेड। तो ये आपकी इस तरह होगी, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका ये ऑप्शन ए इज़ प्लेड, ये आपका गलत है। इज़ बीइंग प्लेड बिल्कुल ये सही है आपका बी वाला। वाज प्लेड ये भी गलत है, और हैज़ प्लेड ये भी गलत है। तो क्या अर्थ हुआ इसका, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल,
विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी फुटबॉल जो है विद्यार्थियों के द्वारा खेली जा रही है। यानी अर्थ में तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, अर्थ लगभग एक जैसा ही रहता है। आप तो सिर्फ ये ध्यान रखें कि जब भी क्रिया में आईएनजी आए तो उसके लिए जब हम पैसिव वॉइस में लाते हैं तो बीइंग लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो हम लिखेंगे ही पहले, यानी पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके बाद में बीइंग लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद में बाई लगा करके आपका जो सब्जेक्ट है उसको पीछे पीछे लिख दिया जाएगा। अब अगला देखिए आप, नेक्स्ट वन, ही किल्ड ए स्नेक। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही किल्ड ए स्नेक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किल्ड यानी जो वर्ब आ रही है वो किल्ड है। किल्ड क्या है? क्रिया की सेकंड फॉर्म है। अब क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई क्रिया की जब सेकंड फॉर्म आती है तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको वाज और वर्ब का ही इसमें इस्तेमाल हम करने वाले हैं। लेकिन अब कर्ता क्या बनेगा आपका? ए स्नेक। तो ए स्नेक का मतलब एक वचन, यानी एक सांप। तो एक सांप है तो एक के लिए हम वाज का यूज़ करेंगे। बर बहुवचन के साथ आती है, यानी आप ये ध्यान रखें कि जैसा कर्ता वैसी ही क्रिया। कहने का मतलब यदि आपका कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। हमेशा ध्यान रखिए, अंग्रेजी का ये महत्वपूर्ण नियम है कि जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्रिया आएगी। कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी। इसको कहते हैं SSPP का नियम है। SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ही किल्ड ए स्नेक, तो ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। तो वाज किल्ड यहाँ पर आपका रहा। क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से ही मौजूद है तो ये हमने इसमें लिख दी। और ये ए आपका ऑप्शन गलत है, इज़ बीइंग किल्ड ये भी गलत है और डी वाला भी आपका रॉन्ग है। यानी आपका सही आंसर हुआ वाज किल्ड। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल मॉडल एंड राइट द आंसर इन योर आंसर बुक। यानी आपको यहाँ पर मॉडल, सूटेबल मॉडल आपको लिखनी है। अब मॉडल से क्या समझते हैं आप? मॉडल भी एक तरीके से एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है इनमें कुछ तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आती है, कुछ जो है मॉडल वर्ब के रूप में काम आती है। और ये मॉडल वर्ब्स 13 होती है। और मॉडल वर्ब कहते किसको है? होती तो ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन कहेंगे किसको? यानी इनका क्या विशेष स्पेशल जो है यूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट समझें कि ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जो विशेष मूड यानी मनोदशा को दर्शाती है विशेष परिस्थितियों में, उनको हम मॉडल कहते हैं। तो हर मॉडल अपने जो है एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होती है और उसी अर्थ में उसका सेंस सेंटेंस का बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला क्वेश्चन, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। यानी यहाँ पर जो है दिया गया जो क्वेश्चन है वो हमको ये बता रहा है कि भाई देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आसमान के अंदर बादल हैं। इट रेन टुडे, तो यहाँ पर दे रखा है मनोदशा, जो मोड दे रखा है वो है प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना आपको बतानी है। अब चूँकि संभावना क्या है आप समझ सकते हो कि भाई बादल है आसमान में तो आज बरसात होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? तो हम कह सकते हैं भाई है, बादल है बरसात में तो प्रोबेबिलिटी है बरसने की। बादल यदि ऐसा कहा जाता है कि भाई आसमान में बादल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती? माइनस में जाती, यानी बरसात होने की संभावना नहीं होती। क्योंकि बरसात कब होगी? जब बादल होंगे। और बादल की बात यहाँ पर हो रही है कि भाई आसमान के अंदर क्लाउड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसकी हुई? बरसने की हुई। तो प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए हमेशा मे का, यानी हम प्राय मे का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। तो इस तरह हमको इसमें मे फिलअप करना है। और ये मॉडल वर्ब के बारे में और ज़्यादा आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर आप आइए, विज़िट करिए मेरा चैनल, और वहाँ आपको सारे के सारे मॉडल वर्ब की जानकारी मिलेगी कि कौन सा मॉडल किस तरह की के मोड को एक्सप्रेस करता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, टू ड्राइव ए व्हीकल यू हैव ए लाइसेंस। यहाँ पर ऑब्लिगेशन दिखाया जा रहा है। तो ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए आपको मस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। टू ड्राइव ए व्हीकल, यानी व्हीकल चलाने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना आवश्यक है। तो ये आपकी ऑब्लिगेशन है।
क्योंकि यदि लाइसेंस नहीं होगा तो पुलिस हमारा चालान काट सकती है। बिना लाइसेंस के आपको अनुमति नहीं है सरकार की तरफ से कि आप सड़क पे जाएं और वाहन चलाएं। लाइसेंस इज़ मस्ट, लाइसेंस ज़रूरी है। सड़क पर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्लिगेशन को मस्ट शो करता है तो हम यहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर और बाकी के जो मॉडल्स हैं वो सब गलत हैं। ए, बी और ये सी वाला मस्ट है, तो यही आपका सही है और ये यहाँ पर गलत है। अब देखिए आप क्वेश्चन 2 से 6, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये क्वेश्चन 2 से 6 आपके पैसेज को पढ़ करके जो है उनके पैसेज में जो भी प्रश्न पैसेज के अंदर से लिए गए हैं उन्हीं का हमको यहाँ पर उत्तर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे और इस क्वेश्चन नंबर 2 से 6 को हम अगले वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम पैसेज हल करें और पैसेज हल करना किस तरीके से कितना आसान होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा इस पेपर का। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहें मेरे साथ और देखते रहें मेरे चैनल को। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जो है शेयर करें वीडियो को, तो आपके साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।